जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल जो 2025 में आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम जीके जीएस का आप सभी का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं, जो आप सभी का एसएससी जीडी में आसानी से सफलता दिलाएगा इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद। तो चलिए आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में 25 प्रश्न आप सभी से पूछने वाले हैं, जिनमें से अगर आप लोग 25 क्वेश्चनों में से अगर आप लोग 15 क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं तो आप सभी का तैयारी बिल्कुल ही अच्छा है और आप लोग जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर पाइएगा एसएससी जीडी के कांस्टेबल एग्ज़ाम में। तो चलिए आइए इसी के साथ सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था। अगर आप सभी से पूछा जाए भारत से अंग्रेजों के जो कदम थे वो उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफर खान ने ये आंदोलन किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वहीं बात करें कुछ आप सभी के लिए इस आंदोलन से संबंधित, तो यहाँ पर नोट्स में क्या लिखा है, रेड शर्ट्स जिसे कि लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, आंदोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमांतर प्रांत में खान अब्दुल गफर खान, जैसा कि आप लोग हम बताएं, द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतदार के नाम से चलाया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था। अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताइए जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था, याद रखिएगा कब किया था, 1965 ईस्वी में किए थे। अगर दोस्तों वहीं बात करें कुछ इम्पोर्टेंट बातों को याद रखने के लिए कि जो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे स्मृति में दिया जाता है, क्या दिया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है, जिनकी 1957 में एक विमान दुर्घटना में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये सब बातें आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में जो गंगा नदी बहती है वो सोन नदी का अगर उद्गम स्थल अगर पूछे कहाँ पर मिलती है, तो अमरकंटक पठार में जाकर मिलती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों अमरकंटक पठार कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रश्न पूछा जाए कि इरुला जनजाति कहाँ पाई जाती है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि इरुला जनजाति कहाँ पाई जाती है, याद रखिएगा केरल और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। कौन सी जाति, तो इरुला जनजाति पाई जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आप सभी का, अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ये तिरंगा झंडा है ये किसने लिखा था दोस्तों, याद रखिएगा किसने लिखा था दोस्तों, याद रखिएगा किसने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। किसने लिखा था झंडा गीत, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन में से आप लोग देखिएगा कितना क्वेश्चन आप सभी का सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग अपने मन में या कॉपी पर इसका सही आंसर और गलत आंसर का टिक करते चलिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वत भाग में स्थित है। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि बताइए पिपली घाट जो दर्रा है किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा ये अरावली पर्वत में स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताइए भारत में जो डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदियां है, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन सी है, तो कावेरी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी और महानंदी हो जाएगी। ये जो नदी है ना भारत में क्या, तो डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी नदी, एक बार याद रखिएगा फिर से, कौन सी डेल्टा नदी बनाती है भारत की, तो कावेरी, गंगा और महानंदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आई होप कि दोस्तों जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो याद रखिएगा ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा लिग्नाइट जो है ना दोस्तों, ये क्या तो भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। कौन? तो लिग्नाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित की जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि बताइए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो याद रखिएगा यूरोप है ना दोस्तों, यूरोप में एक भी मरुस्थल स्थित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी के सामने अगला प्रश्न है दोस्तों, सहभोजिता में क्या होता है? अगर आप सभी से पूछा जाए सहभोजिता में क्या होता है, तो याद रखिएगा सहभोजिता में क्या होता है, सहभोजी लाभवंती होता है। क्या होता है? तो सहभोजी लाभवंती होता है। तो इसका पॉइंट क्या है दोस्तों, याद रखिएगा सहभोजिता लाभवंती होता है। ठीक है, ये आप सभी को मालूम हो गया। और क्या बातें याद रखनी है आप सभी को कि एक जाति को दूसरे से लाभ हो लेकिन दूसरी जाति को पहले से ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो, यह सहभोजिता कहलाता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या है इनमें से? तो प्राथमिक उपभोक्ता आप लोग समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि हिरण। ठीक है, हिरण क्या है दोस्तों? तो प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, हिरण क्या है दोस्तों? एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, तो अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने, नींद का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि बताइए नींद का जो अध्ययन है ये किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा किसके अंतर्गत, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, चावल का प्राचीन नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताइए चावल का प्राचीन नाम क्या है, आप सभी के कितने लोगों को मालूम नहीं होगा? याद रखिएगा चावल का जो प्राचीन नाम है ना ये व्रीहि है। क्या है दोस्तों? चावल का प्राचीन नाम क्या है? तो व्रीहि है। याद रहेगा ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आप सभी के सामने। अगला प्रश्न है, कितनी डिग्री अक्षांश को विश्व रेखा कहा जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि कितना डिग्री जो अक्षांश है वो विश्व रेखा तक कहा जाता है यानी कि रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों कितना डिग्री इनमें से, तो 0 डिग्री को दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? विश्व रेखा कहा जाता है यानी कि विश्व रेखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? अगर आप सभी से पूछा जाए बताइए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा फलों के उत्पादन से क्या संबंधित है? सुनहरी क्रांति संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा किसे जाना जाता है? मदुरै को क्या जाना जाता है दोस्तों? त्योहारों के नगर के रूप में जाना जाता है। किसे? तो मदुरै को। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जयपुर में स्थित है। याद रहेगा ना, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण
जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो अनुकूलन कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मृदा जल और वायु किस आवास के घटक होते हैं? अगर पूछा जाए मृदा जल और वायु किस आवास के घटक होते हैं, तो याद रखिएगा अजैव के ये घटक होते हैं। किसके घटक होते हैं दोस्तों? तो अजैव के क्या होते हैं? ये घटक होते हैं। कौन कौन से? तो मृदा जल और वायु। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सार्वधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा समुद्रिक ये पृथ्वी के सार्वधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? अगर आप सभी से पूछा जाए, आप सभी में से कितने लोगों को नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? याद रखिएगा जीरोफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटस कहते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? यह भी जान लीजिए। तो लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो हेलोफाइटस कहते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब दोस्तों लास्ट और आखिरी प्रश्न है, टॉप 25 प्रश्न आप सभी को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम करवाए थे और इनमें से आप सभी का 15 क्वेश्चन को हम टारगेट रखे थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम था। तो चलिए आइए लास्ट और आखिरी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा परितंत्र एक क्या है, तो प्राकृतिक है, तो याद रखिएगा कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो घास स्थल है ना जो, ये क्या है? प्राकृतिक तंत्र है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग जो ये 25 प्रश्न करवाए थे आप सभी को अच्छा लगा है? तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग दोस्तों ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और एसएससी जीडी का तैयारी कब से कर रहे हैं और आप सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जीके जीएस में दोस्तों आप सभी को हम जब तक एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाता आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का जो आने वाला एग्ज़ाम है, तब तक आप सभी को दोस्तों हम जीके का प्रैक्टिस सेट, तो हर रोज़ आप सभी का जीके का प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप लोग ये चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।